हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10 जिसका नाम है सदिश बीजगणित। और जो इसका पार्ट है वो है चौथा वाला पार्ट। यहाँ अगर बात करें सिलेबस की तो सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, इसका टोटल नंबर रहेगा 17 नंबर, यानी कि प्रश्नावली 10 और प्रश्नावली 11 दोनों को मिला करके और 17 नंबर का ये आएगा। ठीक है ना। बात सिलेबस की कर लें पहले थोड़ा सा। तो ये से पहली जो प्रश्नावली है उसमें ये 10 अंक की रहेगी अकेली। बीजगणित यानी कि तुम्हारे जो सारणिक है और आव्यूह है वो मिलाकर के 13 नंबर का रहेगा। और जो कलन है यानी कि आप लगा लीजिए प्रश्नावली 5 से लेकर के और प्रश्नावली 12 तक जो एक्सरसाइज हैं, सॉरी प्रश्नावली 9 तक जो प्रश्नावलियाँ हैं वो रहेंगी 44 नंबर की। और जो रैखिक प्रोग्रामन है वो रहेगी तुम्हारे 6 नंबर की। और जो प्रायिकता है वो रहेगी 10 नंबर की। ठीक है ना। रैखिक प्रोग्रामन केवल जैसे 12.1 और 2 है इसके अंदर, तो आपको केवल 12.1 यदि पढ़ लोगे तो उसी में से ये 6 नंबर का तुम्हारा आराम से हो जाएगा। इधर जो छठवीं प्रश्नावली है, 13वीं प्रश्नावली है वो तुम्हारी 10 नंबर की है। उसमें केवल आपको 13.1, 2 और 3 ही पढ़ने हैं। इस वर्ष 2022-23 में जो सत्र है इसका सिलेबस के अनुसार 13.1, 13.2 और 13.3 ही तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है। तो जो प्रश्नावली हम पढ़ने वाले हैं 10 और 11, उसमें से ये देख लेते हैं पहले कि क्या क्या इसमें से छोड़ा गया है। अब की बार सिलेबस में क्या क्या नहीं है। पूरा सिलेबस है लेकिन केवल ये नहीं है। देखिए, एक तो जो प्रश्नावली 10 है उसमें से तो ये नहीं है सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल, यानी कि हम सदिश और अदिश पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो सदिशों का जो अदिश गुणा रहेगा वो इसमें सिलेबस में नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है अदिश में कौन सा गुणा नहीं रहेगा, त्रिक, यानी कि 3 सदिशों का अदिश गुणा नहीं रहेगा। और जो प्रश्नावली 11 है उसमें 2 रेखाओं तथा 2 तलों या एक रेखा और एक तल के बीच का कोण नहीं रहेगा, यानी कि 2 रेखाओं के बीच का कोण सिलेबस में नहीं है, 2 तलों के बीच का कोण सिलेबस में नहीं है और एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण सिलेबस में अब की बार नहीं रहेगा 2022-23 में। ठीक है। लेकिन हम सारी चीज़ें आपको पढ़ा देंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी जो प्रश्नावली है। तो स्टूडेंट, जो 10.1 प्रश्नावली है उसे हम मोबाइल स्क्रीन पर भी पढ़ लेंगे। उसमें केवल बेसिक बातें हैं, वही पढ़ते हैं, देखिए जानकारी कर लेते हैं क्या है। जैसा कि प्रश्नावली का नाम है सदिश बीजगणित, तो सदिश किसे कहते हैं वो देखिए। एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश कहलाती है। परिमाण मतलब उसकी माप दी गई हो या कोई मात्रा दी गई हो तो वो है परिमाण, और दिशा दोनों ही दी गई, दिशा और परिमाण दोनों दिए हों तो वो कहलाती है सदिश। और जिसमें दिशा नहीं दी जाती है वह कहलाती है अदिश राशि। बात समझ में आ रही है। यानी कि सदिश राशि में क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होंगे, लेकिन अदिश राशि जो होती हैं उसमें केवल परिमाण रहेगा, दिशा नहीं रहेगी। तो इसके बेस पर यदि हम एग्जाम्पल देखें तो ऊपर ही दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ बताता है कि ऐसी राशियाँ सदिश राशि कहलाती हैं, कौन सी, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों दिए गए हों। अब यहाँ देखिए, जो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, दूरी है, गति है, क्षेत्रफल, आयतन, तापमान, कार्य, धन, वोल्टता, घनत्व, प्रतिरोधक, ये सब क्या हैं, ये तुम्हारी अदिश राशियाँ हैं। ऐसी राशि जो रहेंगी, जैसे लंबाई है, अब लंबाई में कोई दिशा तो होती नहीं है, हैं, केवल लंबाई रहेगी, भाई इतनी लंबाई का व्यक्ति है या इतनी लंबाई की कोई वस्तु है। द्रव्यमान भी ठीक ऐसे ही है। और अगर देखा जाए तो सदिश राशियों के लिए दिया गया है कि सदिश राशियों के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि विस्थापन के लिए, जैसे आप कोई दूरी चल रहे हैं तो किस दिशा में आप चल रहे हैं वो आपको विस्थापन हो गया है ना।
तो ऐसे ही वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि ये सब क्या हैं, तुम्हारी सदिश राशियाँ हैं। ठीक है ना। तो जो बेसिक है वो हम यहीं स्क्रीन पर कर लेते हैं, उसके बाद जो सवाल हम करेंगे वो तो हम कर ही देंगे वहाँ कॉपी पर। देखिए, जैसे आपने अभी तक पढ़ी हैं रेखाएं, तो रेखा जैसे आपने कोई ऐसी कोई लाइन खींच दी तो वो एक रेखा है। इसमें क्या है कि इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, कहीं बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेखा कहलाती है अदिश रेखा। लेकिन जब इसे आप दिशा दे देते हैं, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि इधर, तो ये एक दिशा रेखा, इस रेखा को एक दिशा मिल गई है ना, तो इसे कहते हैं दिष्ट रेखा। दिष्ट रेखा कह दें या कह दें सदिश रेखा कह दी, ठीक है ना। यानी कि आपने कोई रेखा ऐसे खींची और आपने ऐसे करके तीर से बना दिया, तो इसका मतलब है कि इस रेखा की दिशा इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है ना। यानी कि रेखा इस तरफ बढ़ाई जाएगी। और अगर इसे इसी रेखा पर ऐसे चिन्ह बना दें तो इसका मतलब इसकी दिशा किधर साइड में है, इधर साइड में हो गई है, ठीक है ना। तो ये है स्टूडेंट रेखा के बारे में। अगर किसी बिंदु की बात की जाए तो स्टूडेंट बिंदु की कोई दिशा होती नहीं है, वो अदिश है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, हालांकि इम्पोर्टेंट तो खैर है ही, लेकिन बहुत छोटी चीज़ है। कहा है कि क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए संकेतन मापांक a इज लेस देन 0 का कोई अर्थ नहीं होता। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है मापांक प्रश्नावली 5 में, तो उसमें क्या है, इसे जो मोड हम लगाते हैं, मोड का मतलब है कि मॉडुलस, यानी कि दूरी हम किसी की ज्ञात कर रहे हैं, माप ज्ञात कर रहे हैं। तो दूरी जो ज्ञात करते हैं वह हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो वही कहना चाह रहा है कि यदि हम इसके अंदर किसी सदिश को रख देंगे तो सदिश का जो मापांक आएगा वो हमेशा या तो 0 रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा, ये कहना चाहता है। यानी कि वो कभी ऋणात्मक नहीं होगा, यही कहना चाहता है। देखिए क्या है, कोई भी लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, लंबाई ऋणात्मक होगी नहीं, इसलिए संकेतन यानी कि ए का मापांक, यानी कि एक की जो लंबाई है, एक की जो माप है, वो 0 से छोटी का कोई अर्थ नहीं होता, यानी वो 0 छोटी नहीं होगी। अब जो इसमें पॉइंट बनता है, मेन पॉइंट जो बनता है वो बनता है तुम्हारा स्थिति सदिश। इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। स्थिति सदिश, इसका मतलब है कि किसी बिंदु की स्थिति क्या है, तो वो जो बिंदु रहेगा और मूल बिंदु के सापेक्ष वो कहलाएगा स्थिति सदिश। अब कैसे, जैसे कि आप सभी लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है, उसमें कारत्रितल होता है, वो 4 भागों में डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ जब हम पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति, तो इसके अंदर तुम्हारे पास में 3 अक्ष होती हैं, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स, वाई, जेड जब होंगी तो वह किसी भी तल को 8 भागों में विभाजित करती हैं, या हम ये कह दें कि अंतरिक्ष में वो काम करती हैं, त्रिविमीय काम करती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में है कोई रेखा, एक अक्ष है, एक एक्स अक्ष है, एक तुम्हारी वाई अक्ष है और एक तुम्हारी जेड अक्ष है। और यहाँ आप सभी लोग जानते ही हैं कि यहाँ होता है तुम्हारा मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0,0। तो मान लीजिए किसी भी तल पर या किसी अंतरिक्ष में कोई बिंदु है जिसका नाम हो P, और इसके निर्देशांक हों स्टूडेंट्स A, B और C। अगर ये इसके निर्देशांक है किसके, बिंदु P के, ये किस तल में बात हो रही है, ये बात हो रही है अंतरिक्ष में, यानी कि जहाँ x, y और z तीनों अक्षें होती हैं, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात करना है बिंदु P का स्थिति सदिश। तो बिंदु P का सदिश हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि O से लेकर के P तक, यानी कि जो OP है रेखा, वह कहलाएगी इसका बिंदु P का स्थिति सदिश। और वो क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ इसके निर्देशांक क्या हैं, A, B और C, तो ये बन जाएगा तुम्हारा A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। अब बात आती है कि ये
आई कैप क्या है, जे कैप क्या है और के कैप क्या है। ये होते हैं स्टूडेंट इकाई सदिश। इनके बारे में अभी थोड़ी देर में ही बात करेंगे, तुरंत ही। लेकिन ये जान लीजिए कि ये केवल ये बताते हैं कि आई बताता है एक्स अक्ष की दिशा में आप कितने चले हैं, वाई अक्ष की दिशा में आप कितने घूमे हैं और जेड अक्ष की दिशा में आप कितने घूमे हैं। यानी कि आई बताएगा तुम्हारे लिए एक्स अक्ष की बात, जे बताएगा वाई अक्ष की बात और जो के है वो बताएगा तुम्हारे लिए जेड अक्ष की बात। यानी कि आपने ये मान लिया कि 2i + 3j + 4k ऐसे कोई चीज़ पड़ी है, इस पे ऊपर लगा होता है कैप। ये बताता है कि ये इकाई सदिश है। जिसके ऊपर कैप लगा होता है वो जान लीजिए वो क्या होता है, इकाई सदिश। यानी कि ऐसा सदिश जिसका मापांक कितना होगा, 1 होगा, वो कहलाता है इकाई सदिश। तो जो आई का ये प्रतीक है ये बताएगा तुम्हारा एक्स अक्ष की तरफ डिनोट करेगा कि एक्स अक्ष की दिशा में आप कितना कोण बनाए हुए हैं, झुकाव बनाए हुए हैं। जे बताएगा कि वाई अक्ष की तरफ आप कितना झुकाव बनाए हुए हैं और के बताएगा तुम्हारे लिए कि आप जेड अक्ष की तरफ कितना घूमे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये बात रही किसकी, आई जे और के की और स्थिति सदिश की। देखिए जैसे इसने यहाँ पे माना है इस आकृति में कि P के निर्देशांक मान है कितने, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर केंद्र जो मूल बिंदु है उसके बिंदु हैं 0 0 0। तो यहाँ पर जो बिंदु P है उसका स्थिति सदिश बन जाएगा स्टूडेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है ना। ये क्या बन गया, बिंदु P का स्थिति सदिश। एक तो ये है कि जब आपको सवाल देगा तो या तो वो क्लियर कहेगा आपसे कि स्थिति सदिश इतना है। अगर वो स्थिति सदिश नहीं कहेगा और केवल आपके लिए बिंदु के निर्देशांक मात्र दे दे, है ना, जैसे कि इसमें बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब हमें बिंदु का स्थिति सदिश दिया गया है। अच्छा, जो स्थिति सदिश होता है उसे यहाँ पर इसकी दूरी हमने मान ली है r, पोजीशन वेक्टर इसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये कहना चाहता है आगे चल करके कि सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश कहलाता है। यानी जो बिंदु P है O के सापेक्ष कहलाएगा बिंदु P का स्थिति सदिश। ठीक है। अगर हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी हो O से लेकर के P तक की, O से लेकर के जो P तक की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब कि हमें इसका मापांक ज्ञात करना है। मापांक ज्ञात करने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि जिस सदिश का आप मापांक ज्ञात कर रहे हो उसे मॉड के अंदर बंद करेंगे, है ना। दूसरा ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे पोजीशन जो वेक्टर है ये वाला, इसका है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर मुझे इसका मापांक ज्ञात करना है, एक बार दोबारा से लिख देता हूँ स्टूडेंट, कोई खाली जगह देख करके यहाँ लिख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास में कोई सदिश है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है। इसका मुझे ज्ञात करना है मापांक, यानी कि दूरी, इसकी लंबाई कितनी है, बिंदु O के सापेक्ष की लंबाई कितनी है। तो हमें इसका मापांक ज्ञात करना होगा, दूरी ज्ञात करनी होगी, तो इसका हमें लेना होगा मापांक, यानी कि मॉड। और किसी सदिश का मॉड लेने का मतलब है कि आप उसमें वर्गमूल करिए किसका, आई का जो घटक है, ये जो गुणांक जो बोलते हैं ना, अब इसे गुणांक ना कहेगा क्या कहेंगे, घटक। आई का घटक कौन है, एक्स, यानी कि आई के घटक का स्क्वायर प्लस जे के घटक का स्क्वायर प्लस के घटक का स्क्वायर। यानी कि जब भी किसी सदिश का आप मापांक ज्ञात करोगे तो वह आप इस तरह से ज्ञात करोगे वर्गमूल लेकर के। वर्गमूल में आई के घटक का वर्ग प्लस जे के घटक का वर्ग प्लस के घटक का वर्ग, ये आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है स्टूडेंट दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन के बारे में जानिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में कोई बिंदु है, यहाँ बना देते हैं P,
यहाँ कोई बिंदु है P, ठीक है। तो जो बिंदु P है वह x अक्ष के साथ जितना कोण बनाता है, x अक्ष मतलब हम मान लेते हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये मान लीजिए z अक्ष है, ठीक है। तो जो x अक्ष के साथ में कोण बनाएगा उसे हम मान लीजिए अल्फा कह दें, जो y के साथ कोण बनाएगा उसे मान लीजिए हम बीटा कह दें, और जो z अक्ष के साथ कोण बनाएगा उसे मान लीजिए हम गामा कह दें। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है, इनकी जो सदिश हमारे लिए दिया गया है वह सदिश x के साथ y के साथ और z के साथ जो कोण बना रहा है उन कोणों के कोसाइन को दिक् कोसाइन कहते हैं। कोणों का कोसाइन मतलब कोसाइन जो होता है वो इस तरह से लिखा होता है और कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस। तो ये उसी कॉस की बात करता है। मतलब आप जब किसी सदिश में x अक्ष के साथ जो कोण बना है उस कोण का यदि आप कॉस में मान याद करें तो वह कहलाएगा तुम्हारा i का घटक है, और जो कॉस बीटा के साथ लगाएं तो वो कहलाएगा y का घटक, और जो z के साथ जो कोण बन रहा है उसके साथ यदि आप लगाएं कॉस तो वो बन जाएगा तुम्हारा z का घटक, k का घटक सॉरी। तो कुल मिलाकर के दिक् कोसाइन क्या हुए? दिक् कोसाइन हुए स्टूडेंट्स कि x अक्ष y अक्ष और z अक्ष के साथ सदिश द्वारा बनाए गए कोणों का जो कोसाइन होता है वह कहलाता है दिक् कोसाइन स्टूडेंट, ठीक है। और दिक् कोसाइनों के जो समानुपाती संख्याएं होती हैं वह कहलाती हैं दिक् अनुपात, है ना। अभी थोड़ा बेसिक पढ़ा रहे हैं तो यहाँ स्क्रीन में बता रहे हैं, जब हम सवाल कराएंगे कॉपी पर तो एकदम क्लियर करा ही देंगे। थोड़ा पढ़िए आगे अब क्या है। यहाँ स्टूडेंट पढ़ना है सदिशों के प्रकार। जैसे उसने कहा शून्य सदिश, मतलब एक सदिश जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हों शून्य सदिश कहलाता है। जैसे मान लीजिए देखिए बेटा कि कोई सदिश है वो इस तरह से बनाया जाता है, या ऐसा उसकी कोई दिशा भी होगी, तो जहाँ से वो शुरू होता है, यहाँ से जैसे शुरू हुआ है तो ये बिंदु कहलाएगा उसका प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ तक वो सदिश गया है और जहाँ उसका अंतिम है वो कहलाएगा उसका अंतिम बिंदु। तो वो कहता है, अभी सदिश शून्य सदिश में क्या कहता है कि यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यदि एक ही जगह पे हों, यानी कि संपाती हों, एक दूसरे के ऊपर हों, तो वो क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाता है। और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश, ठीक है। और शून्य सदिश को जीरो वेक्टर से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये परिभाषा अपने पास में नोट अप कर लेना कि शून्य सदिश किसे कहेंगे? एक सदिश जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं शून्य सदिश कहलाता है। इसे जीरो वेक्टर, ये जो जीरो के ऊपर और इस तरह का जो चिन्ह बना हुआ है ये सदिश का प्रतीक होता है, जिसे अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर हम इसे कहेंगे जीरो वेक्टर। शून्य सदिश को जीरो वेक्टर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। जीरो वेक्टर का मतलब ये हो गया, एक तो होती है जीरो, और एक जीरो वेक्टर का मतलब है कि बराबर में इसकी कुछ दिशाएं रहेंगी, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, इस तरह से आप अपने लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया शून्य सदिश। अब पढ़ते हैं मात्रक सदिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रक सदिश, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मात्रक सदिश ही होता है। मात्रक सदिश यानी कि इकाई सदिश, इसका दूसरा नाम होता है इकाई सदिश। मात्रक सदिश और अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट वेक्टर। मात्रक सदिश यानी कि इकाई सदिश, इकाई मतलब एक, ऐसा सदिश जिसका मापांक कितना हो? एक हो, यानी कि जिसका परिमाण कितना हो? एक हो, है, लंबाई कितनी हो? एक हो। एक सदिश जिसका परिमाण एक अथवा एक इकाई है मात्रक सदिश कहलाता है। किसी दिए हुए सदिश ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश को ए कैप से व्यक्त किया जाता है। मैंने तुम्हें अभी बताया है थोड़ी देर पहले ही कि आई के ऊपर कैप लगा हुआ है,
इसका मतलब ये क्या है, इकाई सदिश है। इकाई सदिश की पहचान है कि उसके ऊपर एक यानी कि कैप लगा होगा। ये जो कैप एक तो होता है इस तरह का प्रतीक वेक्टर का, ये प्रतीक है वेक्टर का और ये प्रतीक है कैप का। तो जिसके ऊपर वेक्टर लगा है इसका मतलब वह सदिश है, और जिसके ऊपर कैप लगा है इसका मतलब है कि उस सदिश की जो मापांक है, परिमाण है उस सदिश का, वह कितना है, 1 है। ठीक है ना। परिमाण मतलब जान ही रहे हैं। अभी जैसे मॉड हम किसी का ज्ञात करें तो जो मॉड आएगा, मान जिसका आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसका कहना है। अब देखिए ये आप जान लीजिए कि जो मात्रक सदिश है वो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, इसकी जो प्रतीक है वो क्या है, कैप, यानी कि जिस सदिश के ऊपर कैप लगा होगा वह कहलाएगा तुम्हारा मात्रक सदिश। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश मतलब है कि 2 या अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु, जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु है, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट कि जब आप देखेंगे कि कुछ सदिश ऐसे होते हैं जो एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं, जैसे ऐसे करके, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इन सभी का जो प्रारंभिक बिंदु है वह एक ही है। जिन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आदिम सदिश, सह आदिम सदिश कहलाएंगे। ठीक है ना, है ना। ज़्यादा काम पड़ेगा नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि सह आदिम सदिश कहलाते हैं वो। इसके बाद है स्टूडेंट संरेख सदिश। संरेख इसको कहते हैं कॉलिनियर वेक्टर, ये भी इम्पोर्टेंट में आता है संरेख में। तो कहता है कि 2 या अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हैं तो वह सदिश संरेख सदिश कहलाते हैं। इसका मतलब ये आप जान लीजिए, जैसे कि आपने समांतर रेखाएं पढ़ी हैं ना, समांतर रेखाएं ऐसी जिसकी मतलब जिनके बीच की दूरी कैसी हो, बराबर हो हमेशा, तो वो समांतर रेखा हैं। लेकिन यहाँ पर हम उन्हें प्रयोग करेंगे किसमें, संरेख सदिश के रूप में। ठीक है ना। अच्छा, जब रेखाएं आपकी मान लीजिए संपाती होती हैं, उनको भी हम किस में लेंगे, संरेख सदिश में लेंगे। ठीक है ना। और मान लीजिए जिस दिशा में कोई सदिश जा रहा है उसी दिशा में एक और सदिश चला जाए तो उसे भी हम क्या कहेंगे, तुम्हारा संरेख सदिश ही कहेंगे। ठीक है ना। संरेख सदिश में ये बात जानते रहिए कि ऐसे सदिश जो आपस में कैसे हों, समांतर हों, है ना। जिसे आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए सदिश ए और सदिश बी 2 यदि संरेख सदिश हैं, मतलब कि समांतर सदिश हैं, तो उसका मतलब हुआ कि ए बराबर लैम्डा बी या बी बराबर लैम्डा ए। या आप ये समझ लीजिए कि जो सदिश समांतर होते हैं या संरेख होते हैं उनका जो अनुपात होता है वह एक समान आता है, यानी कि एक अचर राशि के बराबर आता है। ऐसा जानते रहिए। किसी 2 सदिशों का अनुपात मतलब है कि उनके घटकों का अनुपात आप कर रहे हो एक तरीके से, है ना। तो अगर उनके घटकों का जो अनुपात है वह तुम्हारा बराबर बराबर आ जाए, जैसे कि आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं ना कि A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 बराबर C1/C2, यदि ऐसा होता है तो वह सदिश क्या कहलाएंगे, तुम्हारे संरेख सदिश कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। समान सदिश। समान सदिश क्या होते हैं, देखिए इक्वल वेक्टर्स, 2 सदिश ए और बी समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान हो। इनको ए बराबर बी के रूप में लिखा जाता है, यानी कि 2 सदिश समान तभी होंगे जब उनकी दिशा भी बराबर हो, दिशा भी मतलब एक ही हो, एक दिशा में जा रहे हो, और दूसरा उनका परिमाण भी एक हो, यानी बराबर हो। जिनका परिमाण बराबर हो और दिशा समान हो, ऐसा मतलब जैसे मान लीजिए कि एक सदिश इधर गया और दूसरा भी इधर ही जा रहा हो, दिशा कैसी है, इनकी दोनों की समान है। अगर ये दिशा समान है तो दोनों समांतर तो हो ही गए, है ना। दूसरी बात क्या है कि यदि इनकी लंबाई, इसकी लंबाई मतलब मापांक, परिमाण,
इन दोनों का यदि लंबाई भी यदि बराबर है तो ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। ठीक है, ये रही बात इनकी। अब बात करते हैं स्टूडेंट आगे, ये है ऋणात्मक सदिश। यदि एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के समान है परंतु जिसकी दिशा दिए हुए सदिश की दिशा के विपरीत है तो दिए हुए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहलाता है। जैसे समझ लीजिए बात क्या है कि अभी हमने बात की है किसकी, समान सदिश की। उसमें क्या होता है कि आपकी दिशा भी समान रहेगी और लंबाई भी बराबर रहेगी। लेकिन ऋणात्मक सदिश में क्या है, जैसे मान लीजिए एक सदिश जा रहा है इधर साइड में और दूसरा जा रहा है इधर बिल्कुल बैक साइड में। ठीक है, दोनों की लंबाई बराबर हो और दिशा कैसी है, दोनों की विपरीत। तो ये दोनों, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही सदिश क्या कहलाएंगे, तुम्हारे ऋणात्मक सदिश कहलाएंगे एक दूसरे के सापेक्ष। जैसे अगर मान लीजिए आपने इसको कह दिया ए वेक्टर तो ये कहलाएगा तुम्हारा माइनस के ए वेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं। जब सवाल करने का टाइम आएगा तो पूरा एकदम डिटेल से तुम्हें बता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अभी क्या है कि यहाँ पहला जो 10.1 है, हाँ, पेपर में बहुत कम आती है, यानी कि बहुत कम चांस रहते हैं आने के, लेकिन आप जान लीजिए कि क्या क्या उसमें दिया गया है। आपको बस ये पूछा, जानकारी ली गई है कि आप इसके बारे में जान पाए हैं कि नहीं जान पाएंगे, सदिश क्या है और अदिश क्या है। देखिए क्या है, जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए, यानी कि ग्राफ आपको बनाना है। तो देखिए आप सब लोग जानते हैं कि इस तरह से दिशाएं होती हैं, इधर पूर्व होती है, सॉरी यहाँ बना देते हैं, जैसे ये दिशाएं हो गई तुम्हारी, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो वो कहना चाह रहा है आपसे कि 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की साइड में। इसका मतलब जैसे आपने ये दिशा बनाई है तो उत्तर ये है हमारा, तो उत्तर से कह रहा है कि पूर्व की साइड में चलना है। पूर्व मतलब इधर साइड में चलना है। कितना चलना है, 30 डिग्री। तो यहाँ से 30 डिग्री बनाते हुए हमने सदिश बना दिया और ये बन गया तुम्हारा सदिश, जो कि उत्तर के साथ में क्या बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने बताना था उसका। अच्छा, उसने ये कहा है साथ में कि 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय, मतलब जो हमने अभी किया है, ये किया है ना, तो इसको 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख हमें करना है। यानी कि आप ऐसा करेंगे कि इसी में जैसे एक मान लीजिए 10 किलोमीटर का डिवाइड कर दिया, ये 10 किलोमीटर हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ मान लीजिए 30 हो गया और ऐसे करके यहाँ 40 हो गया। तो इस तरह से आपको रेखाएं दर्शा देनी है, ठीक है ना। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए कि दिशा का ज्ञान कराया गया है कि 30 डिग्री पूर्व की साइड में है ना। चलिए दूसरा है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। आपको ये बताना है कि कौन कौन सदिश हैं और कौन कौन तुम्हारे अदिश हैं। तो देखिए, जिसके साथ में दिशा दी गई होगी वह तुम्हारा क्या कहलाएगा, सदिश, है ना। एक तरह से मान लीजिएगा जिसमें मात्रक दे रखा हो, जैसे वैज्ञानिक मात्रक दे रखा हो, लगभग वही समझ लीजिए। जैसे 10 किलो है, अब 10 किलो वजन होता है ये, तो वजन में तो ये दिशा होती नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अदिश है। और दूसरा क्या है, ये पहला तो हो गया अदिश, और दूसरा 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो इसमें क्या है कि आपको दिशा भी दी गई है, मतलब ये क्या होगा, सदिश होगा। फिर 40 डिग्री, तो 40 डिग्री तो दिया गया है लेकिन दिशा नहीं दी गई है कि किसके साथ डिग्री बनाए। अब ये से थोड़ी देर पहले हमने किया है कि 30 डिग्री पूर्व में उत्तर से, तो यहाँ पे दिशा दे दी गई एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे 40 डिग्री कोण दिया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि किसके साथ में है ना। तो ये क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। अब यहाँ आगे चलते हैं, 40 वाट है, कूलम्ब है, यानी ये क्या है, ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है, और ये अब तुम्हारी अदिश राशियाँ हैं सब, ठीक है। और थोड़ा तुम देख लेना कि क्या रहेगा सदिश अदिश। तीसरा क्वेश्चन भी यही है कि अदिश और सदिश आपको बताने हैं।
तो निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश दिशाओं राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा है, तो समय कालांश इसमें तो कोई दिशा होती नहीं है, अदिश हो गई। दूरी की भी कोई दिशा नहीं होती है, बल की दिशा होती है, आप किस दिशा में बल लगा रहे हैं। वेग की दिशा होती है, कार्य की दिशा होती है या नहीं होती, ये आप खुद देखिए, खुद पर प्रयास करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। जिसकी दिशा होगी वह कहलाएगा सदिश और जिसकी दिशा नहीं होगी वह कहलाएगा अदिश। अब यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। वो कहता है कि आकृति 10.6 एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। ये वर्ग हमें दिया गया है और इसमें क्या करना है, जो ये सदिश हमें दिए गए हैं ये पहचाने के सह अदिम सदिश कौन से हैं, समान कौन से हैं और संरेख परंतु असमान कौन से हैं। सुनिए, जैसे कि इसका नाम हम इसने दिया है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसकी दिशाएं भी दी रखी हैं। ए की दिशा इधर साइड में है, बी की दिशा नीचे की साइड में है और सी की दिशा इधर है और डी की दिशा तुम्हारी नीचे की साइड में है ना। तो वो कहता है कि सह आदिम सदिश कौन से, सह आदिम मतलब जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। ऐसे सदिश आपको ढूंढने हैं जिनका प्रारंभिक स्थान एक ही हो। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सदिश ए है, वो यहाँ से चला है इधर साइड में, तो इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये है। ऐसे ही जो बिंदु जो सदिश डी है उसकी दिशा भी यही है और प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये है। तो दोनों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक ही स्थान पर है, इसलिए ए और डी क्या कहलाएंगे, तुम्हारे सह आदिम सदिश कहलाएंगे। ठीक है ना। तो पहले में कौन हो जाएगा, ए और डी। ठीक है। उसके बाद कहता है कि समान सदिश। समान सदिश में क्या है कि ऐसे सदिश हो जिनकी दिशा समान हो और परिमाण भी बराबर हो। अब क्योंकि वर्ग है तो दिशा लंबाई सबकी बराबर होगी ही, लेकिन दिशा और समान होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सदिश डी की दिशा भी यही है और सदिश बी की दिशा भी यही है। दोनों की दिशा कैसी है, समान है। इसके अलावा ए की दिशा इधर है, डी की दिशा इधर है, सी की दिशा इधर है, तो ये समान सदिशों में नहीं आएंगे। केवल कौन आएगा, एक तो डी और एक बी, यानी कि दूसरे में कौन आ जाएगा, बी और डी। समान सदिश किसे कहते हैं, ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान हो और परिमाण भी समान हो। क्लियर। चलिए तीसरा है कि संरेख हो परंतु असमान हो, यानी कि वो दिशा एक हो लेकिन संरेख का मतलब समांतर। समांतर मतलब उनके बीच की दूरी कैसी हो, बराबर हो, लेकिन असमान हो। असमान का मतलब दिशा अलग अलग हो। बात समझ लीजिए कि संरेख का मतलब है कि समांतर हो। तो समांतर में तो बी डी के समांतर है और सी तुम्हारा ए के समांतर है, लेकिन असमान होने चाहिए। असमान का मतलब है कि उनकी दिशा बराबर समान नहीं होनी चाहिए। यानी कि जैसे ए है, ए की दिशा इधर साइड में है और सी की दिशा इस साइड में है, इसका मतलब इनकी दिशा क्या है, अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे, असमान। और समान तो वो हैं ही, इसका मतलब ये दोनों जो सदिश हैं ए और सी वो क्या कहलाएंगे, तुम्हारे संरेख हैं परंतु असमान हैं। क्लियर रहेगा, ए और सी तीसरे में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। तो पहला कहता है कि ए तथा -a संरेख हैं। बिल्कुल संरेख हैं भाई, दिशा ही तो चेंज की गई है, वैसे तो वो समांतर रहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, संरेख है, यानी कि सत्य है। दूसरा पार्ट है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव, संरेख मतलब समांतर हो। अब समांतर हो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि उनकी लंबाई बराबर हो, और लंबाई का मतलब परिमाण। तो परिमाण जरूरी नहीं कि वो बराबर ही हो, लेकिन समांतर हो सकते हैं। तो वो कह रहा है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान सदैव नहीं रहेगा, कभी छोटा कभी बड़ा हो सकता है। ठीक है ना। दिशा भी अलग हो सकती है लेकिन समांतर रहें, ये है। समांतर होना जरूरी है लेकिन परिमाण समान हो ये जरूरी नहीं है। किसके लिए, संरेख के लिए। तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य हो गया। तीसरा है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, यानी कि
जिनकी लंबाई बराबर हो वह कैसे कहला रहे हैं, संरेख होते हैं। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं, संरेख का मतलब समांतर होने चाहिए और परमाणु का मतलब उनकी लंबाई बराबर होनी चाहिए। अब जैसे मैं यहीं इस चित्र में बात कर लेता हूँ, तो ए का परमाणु और डी का परमाणु बराबर है, लेकिन दोनों ही सदस्य समांतर नहीं है, इसका मतलब वो संरेख नहीं है। तो यहाँ तुम्हारे सामने जीता जागता उदाहरण है कि ए और डी दोनों का परमाणु तो समान है, लेकिन दोनों संरेख नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यह भी क्या है, असत्य रहेगा। क्लियर। अब चलते हैं इस पार्ट पर। चौथा पार्ट है कि समान परमाणु वाले दो संरेख सदस्य समान होते हैं, समान दिशा हो वाले जिनकी दिशा जिनका लंबाई समान हो वह संरेख सदस्य संरेख भी हैं। आप बात समझिए, संरेख भी हैं और समान परमाणु के भी हैं। समान परमाणु का मतलब जिनकी लंबाई बराबर है, और संरेख का मतलब वह समांतर भी हैं। तो क्या कहलाएंगे, समान होते हैं। अब समान होने के लिए क्या है कि उनकी दिशा बराबर होनी चाहिए और उनकी लंबाई बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसने ये तो कह दिया है कि भाई समान परमाणु की लंबाई समान है, लेकिन ये नहीं कहा है कि दिशा क्या है, दिशा भी दोनों की बराबर होनी चाहिए। अब संरेख का मतलब क्या, समांतर होना चाहिए। अब समांतर में दिशा इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी दिशा समान जरूरी नहीं है हो भी या नहीं हो भी। तो ये जो दे रखा है वो सभी के लिए दे रखा है, तो सभी के लिए ऐसा संभव नहीं है कि समान परमाणु वाले दो संरेख सदस्य समान ही हों। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, असत्य। इसका मतलब केवल पहला सत्य है, इसके अलावा जो तीनों हैं वो कैसे हैं, असत्य हैं। तो स्टूडेंट्स 10.1 केवल मौखिक प्रश्नावली थी, है ना। तो इसको हमने मोबाइल की स्क्रीन पर ही करा दिया है, और उसके बाद जो प्रश्नावली रहेंगी वो आपको हम कॉपी पर करा देंगे। तो आप इसका थोड़ा रिवीजन कर लीजिए कि कौन कौन क्या क्या चीज़ हमने बताई है, और अपना नोट भी करते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।